पब्लिक आउटरीच क्या होता है ना कि लोगों में अगर यूनिटी रहे, चाहे ऊपर कोई भी बैठा हो, उसको हिला के रख सकता है। क्या कहते हैं लोग कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और एक कोट ईशान किशन, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, तीनों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से फिट बैठ रहा है। आप एक चीज देखो, शुभमन गिल पहले इंजर्ड हुआ, ठीक है, स्क्वाड अनाउंसमेंट की एक दिन पहले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का लास्ट T20 मैच था, जहां पे संजू सैमसन को एक आखिरी मौका मिला कि दिखाए व्हाई ही इज एन बेटर ओपनर देन शुभमन गिल इन T20s। संजू सैमसन ने क्या किया, उसने परफॉर्म करके दिखाया। जितना रन शुभमन गिल ने 3 मैच में मिलकर बनाया इस सीरीज में, उतना रन संजू ने एक मैच पे बना दिया, वो भी किस स्ट्राइक रेट से। शुभमन गिल इस सीरीज में 3 मैच पे 31 बॉल खेल के 32 बनाए हैं, 103 के स्ट्राइक रेट से, 103 के स्ट्राइक रेट से। संजू सैमसन आया 22 बॉल पे 37, 168 के स्ट्राइक रेट से। सोचो अगर शुभमन गिल इंजर्ड नहीं होता कल के दिन, तो शायद कल भी शुभमन गिल ओपनिंग कर रहा होता। और इसलिए जो आउटसाइड नॉइज हमने क्रिएट किया है सबने मिलके पूरे देश में, चाहे कोई भी सोशल मीडिया खोल के देख लो कि गिल को बाहर करो संजू को ओपनिंग कराओ, गिल को बाहर करो संजू को ओपनिंग कराओ, वो गया है लोगों के बीसीसीआई के कान के अंदर। उनको पता है आप शुभमन गिल को ड्रॉप नहीं करेंगे, शुभमन गिल को बैक करेंगे, T20 में ओपनिंग करवाएंगे, और अगर वर्ल्ड कप हार गया घर में फिर क्या होगा इनका। और संजू ने तो कल परफॉर्म करके भी दिखा दिया। आप समझ रहे हो एक चीज। और हेड्स ऑफ, ब्रेव डिसीजन बाय बीसीसीआई। आसान नहीं होता कि कोई भी वाइस कैप्टन को उठा के इतने आसानी से हटा दे T20 वर्ल्ड कप से पहले, वो भी ठीक है। आप कोई कह रहे हैं कि बहुत ही बुरा क्या शुभमन गिल के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ड्रॉप करना चाहिए था, आपको एक सीरीज पहले ड्रॉप कर देना चाहिए था। आपने सीधा वर्ल्ड कप से पहले वाइस कैप्टन को कैसे आप ड्रॉप कर सकते हो, इससे तो उसका मोरल खराब हो जाएगा। इसका जो इंपैक्ट है वो ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में भी आएगा। ये आपने ड्रॉप नहीं किया, आपने ह्यूमिलेट किया, और ऐसा ह्यूमिलेशन कोई डिजर्व नहीं करता है। ऐसा कोई और बोल रहा था शुभमन गिल के बारे में कि ऐसा ड्रॉप करना नहीं चाहिए था। मुझे एक चीज बताओ, मोरल डाउन क्या होता है? मोरल डाउन क्या होता है? एक बंदा ओडीआई वर्ल्ड कप में 500 रन बना के बैठा था, ओडीआई वर्ल्ड कप में आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया, श्रेयस अय्यर को, तब उसका मोरल डाउन नहीं हुआ। और श्रेयस अय्यर मोरल डाउन होने के बाद क्या हुआ, वो उससे बेटर प्लेयर बन के निकले आज। जो श्रेयस अय्यर एक टाइम पे बाउंसर को अच्छा नहीं खेलता था, शॉर्ट बॉल को अच्छा नहीं खेलता, पेस को उतना अच्छा नहीं खेलता था, वो सब बॉक्सर स्टिक करके आए उस इंसिडेंट के बाद। आप मोरल डाउन की बात करते हो, आप रिंकू सिंह को देख लो, 2024 वो पूरा साल उसने 160 170 के स्ट्राइक रेट से T20 में बैटिंग किया है। जैसे T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुआ 2024 वाला, उसको ड्रॉप कर दिया गया। क्या रिंकू सिंह का मोरल डाउन नहीं हुआ था? तब तो किसी ने इतना नहीं बोला जितना गिल के लिए बोल रहे आज कि गिल के साथ बहुत बुरा हुआ। मोरल डाउन सबका होता है। मैं उम्मीद करता हूं गिल जल्दी से जल्दी फिट हो जाए, इंजरी का कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूं मैं, फिट हो जाए और बाकी 2 फॉर्मेट पे वो अच्छे से खेले और हमें जवाब दे, खुद अच्छा करे और हमें प्रूफ करे कि ओडीआई को और भी बेटर प्लेयर बन के जा सकता है। अभी के लिए T20 से खुद को बाहर रखे, उसको खुद को भी पता है वो डिजर्व नहीं करता, उसकी जगह जो भी स्क्वाड में आए वो उनसे बेटर प्लेयर है T20s में। इस मैटर को मैं इधर ही रखना चाहता हूं, ठीक है। किसी ने कहा है भाई अगर गिल ड्रॉप हो सकता है, सूर्य कुमार यादव को तो इससे भी खराब परफॉर्मेंस है, पिछले 1.5 साल में T20 में रन ही नहीं है। मैं मानता हूं रन नहीं है, फिर भी सूर्य कुमार यादव का करियर स्टेज T20 में शुभमन गिल से बहुत ज्यादा बेटर है, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही सूर्य के अंडर हमने अभी भी कोई T20 सीरीज हारा है, जीत तो रहे ना हम। आप सूर्य के एक चीज देख लो, आप एक बड़े वर्ल्ड कप से पहले अचानक कैप्टन को ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है। आप कैप्टन किसको बनाओगे? आपने किसको ग्रूम ही नहीं किया। आप हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाओगे, फिर आप कहोगे कि कल अगर वो इंजर हो गया तो कैप्टनसी कौन करेगा, ठीक है। दूसरा ये चीज है कि अगर 2026 T20 वर्ल्ड कप हम जीत गए और सूर्य के बैट से पूरे वर्ल्ड कप में रन नहीं आया, फिर भी सूर्य का कैप्टनसी जाएगा। दूसरा, अगर वो T20 वर्ल्ड कप हम हार जाते हैं और सूर्य के बैट से बहुत ज्यादा रन हुआ, फिर भी सूर्य का कैप्टनसी हट जाएगा। सूर्य, मुझे ऐसा लगता है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप ही उसका आखिरी टूर्नामेंट होगा एज ए कैप्टन इन T20 फॉर्मेट, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी के लिए सूर्य कुमार यादव को अगर आप ड्रॉप कर देते, पूरा मतलब इंडिया का जो ड्रेसिंग रूम है जो है सब खराब हो जाता, एटमोस्फियर, ठीक है। अब आते सबसे बड़े मैटर पे, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं एक विराट कोहली, एक MS धोनी, एक हार्दिक पांड्या, इन तीनों प्लेयर को छोड़ के मैं किसी भी प्लेयर के लिए इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं करता हूं किसी के लिए भी। फिर एक प्लेयर आता है ईशान किशन, मैंने बहुत बात की ईशान किशन से पहले भी, ईशान किशन के बारे में। ईशान किशन आप एक चीज देख लो, ठीक है, उसका जो लास्ट ओडीआई मैच है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, 47 बॉल पे 47 बनाया ओडीआई पे, खराब नहीं है, 47 बॉल 47। उसके पहले वो ओडीआई में फास्टेस्ट डबल 100 मारा है,
फर्स्ट टेस्ट डबल 100 कितना 130 बॉल पे 210 उसका स्कोर था बांग्लादेश के अगेंस्ट, है ना। उसके बाद और एक ओडीआई मैच का एग्जांपल देता हूं, शायद एशिया कप था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहां पे 66 फॉर 4 हो गए थे इंडिया पहले बैटिंग करते हुए, जहां पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर सब आउट, 66 स्कोर पे 4 विकेट चला गया, जहां पे नसीम शाह का बॉल हिल रहा है, जहां पे शाहीन शाह अफरीदी बॉल को अंदर लेके आ रहा है, उधर ईशान किशन आके 81 बॉल पे 82 बनाता है। ये हो गया इसका ओडीआई का मैटर। फिर आता है T20, उसने जो लास्ट T20 सीरीज खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 3 मैच पे 250 है, 145 के स्ट्राइकर से बैटिंग करके गया है। अगला सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 सीरीज उसको ड्रॉप कर दिया पूरे स्क्वाड से। उसने जो लास्ट टेस्ट इनिंग्स खेला है उधर उसने 32 बॉल पे 54 बनाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। अगला टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसको स्क्वाड पे सिलेक्ट किया। केएल राहुल वेस्ट इंडीज वाले टेस्ट स्क्वाड में नहीं था, केएल राहुल का टेस्ट मैच में कमबैक हो रहा था, वो साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में आया। राहुल द्रविड़ ने क्या किया, राहुल द्रविड़ ने सीधा केएल राहुल को प्लेइंग 11 में लिया। राहुल द्रविड़ ने मुझे 3 बार बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। एक 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी किया, जिस तरह से बैटिंग लाइनअप को हैंडल किया है। दूसरा जैसे ईशान किशन को हैंडल किया है। तीसरा जो पिछले सीजन उन्होंने आरआर के साथ किया है। तीनों बार बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था जो भी किया उन्होंने। तो ईशान किशन ने कहा मैं बार बार परफॉर्म कर रहा हूं, आप मुझे बार बार ड्रॉप कर रहे हो, मुझे बार बार बेंच कर रहे हो, एक काम करो, मैं मेंटली इसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, मेंटली मुझे थोड़ा एग्जॉस्टिंग लग रहा है, आप मुझे रिलीज कर दो। जब रिलीज किया तो बीसीसीआई ने क्या नैरेटिव सेट किया कि डिसिप्लिन नहीं है, पार्टी करता है, मेंटल इलनेस के बहाने पार्टी करता है, डिसिप्लिन नहीं है। राहुल द्रविड़ को बार बार पूछा गया कि ईशान किशन को टीम में कमबैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। राहुल द्रविड़ का एक ही आंसर था कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अरे जो बंदा ऑलरेडी इंटरनेशनल में परफॉर्म कर रहा है, आपने उसको बैकअप का बैकअप बना के रखा था, आप उसने अगर रेस्ट लिया है तो कमबैक करने के लिए भी उसको डोमेस्टिक में परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर आपने क्या किया, बीसीसीआई ने लात मार के सेंट्रल कोटे से निकाल दिया ईशान किशन को। और यही नहीं, फिर रूल बनाया गया कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना कंपलसरी है। तो ईशान किशन ने अब करके दिखाया, झारखंड का कैप्टन बन के आया इस मैच में। 10 इनिंग्स में 517 रन, 197 का स्ट्राइक रेट, फाइनल मैच पे 49 बॉल पे 101, फाइनल मैच पे 57 के एवरेज से बैटिंग किया पूरा स्पैट में, और आ गया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में। और क्या चाहिए, ऐसा होना चाहिए कमबैक। एक रिसेंटली आपने वीडियो देखा होगा जो बहुत वायरल हुआ है, एक बंदा के बोलता है ईशान किशन को कि भाई आप टी शर्ट दे दो मुझे, इंडियन जर्सी दे दो। तो ईशान किशन कहता है मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो टीम में नहीं हूं, मुझे लेता ही नहीं है, जब वापस आऊंगा तो आपको टी शर्ट दे दूंगा। आ गया वापस, ठीक है, आ गया वापस, अब आएगा मजा। बेहतरीन कमबैक किया ईशान किशन। और मुझे ऐसा लगता है जब ईशान किशन अगर एक भी मैच खेला इस T20 वर्ल्ड कप में या फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और अच्छा किया खराब किया, जब खेलने आएगा, जब उतरेगा, हम सब में से सबको लगेगा कि ये हम में से कोई एक है जो बैटिंग करने आया। इतना पर्सनल लगेगा जब ईशान किशन बैटिंग करने आएगा। ठीक है, आ गया। और मैं शॉकिंग था, बीसीसीआई ने डिसीजन बहुत अच्छा लिया। रेस्पेक्ट टू गौतम गंभीर, रेस्पेक्ट टू अजीत अगरकर, चाहे वो पब्लिक आउटरीच की वजह से हो, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, आपने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज किया। लेकिन ईशान किशन का बनता था इंडिया के फॉर्मेट पे रहना, जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया था तीनों फॉर्मेट पे, ठीक है, उसका ड्रॉप होना बनता है। आपकी उसका लास्ट कोई भी सीरीज उठा लो, हर जगह पे उसका रन है, फिर आपने उसको ड्रॉप किया इंडिया की साइड से, बेस्ट कमबैक था। ठीक है, अब आते हैं, मूव ऑन करते हैं। इस स्क्वाड में रिंकू सिंह का वापसी हो गया, और जो बाहर हुआ है वो है जितेश शर्मा। ठीक है, इधर जितेश के लिए आपको बुरा लग सकता है, मैं आरसीबी फैंस को यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, होता है कभी कभी, इतना भी खराब नहीं लगना चाहिए। जितेश के साथ ऐसा 2 बार हो गया, ठीक है, बैक टू बैक 2 बार हो गया कि आप जितेश को सपना दिखाते हो T20 वर्ल्ड कप खिलाने का, फिर आप बाहर कर देते हो। 2024 में भी ये हुआ था, अगर आपको याद होगा, 2024 T20 वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान वाला सीरीज शायद लास्ट सीरीज था इंडिया का T20 सीरीज, जहां पे भी जितेश था, वो 1 साल जितेश ही कीपिंग कर रहा था। फिर जब IPL हुआ उसके बाद अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में संजू और ऋषभ पंत को लेके गए थे, जितेश बाहर हो गया था। ये भी अभी भी ऐसा हुआ, जितेश खेल रहा था, लगा कि जितेश T20 वर्ल्ड खेलेगा, अपने बाहर कर दिया, लेकिन आपने रिंकू को बैक किया, जो रिंकू इस सीरीज पे नहीं था। ठीक है, इतना ज्यादा बुरा मुझे इसलिए नहीं लगा, जितेश के लिए ऑब्वियसली बुरा लगा, रिंकू भी डिजर्व करता ना यार। रिंकू के साथ क्या हुआ, पूरा 2024 में हमें लगा था यही एज ए फिनिशर खेलेगा, आपने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। और उसके बाद मैं मानता हूं कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठंडा हो चुका है रिंकू सिंह, उतना हॉट फॉर्म में नहीं है, लेकिन खराब नहीं किया है। ठीक है, तो एक जो लॉजिक मुझे समझ में आता है रिंकू का आना, जितेश का बाहर होना, कि ईशान किशन से आने से वो रिलेटेड था। ठीक है, जैसे ईशान किशन आ गया, उनको एक ओपनर का बैकअप भी मिल गया, एक विकेट कीपर का बैकअप भी मिल गया। ईशान आने से 2 चीज का बैकअप आपको मिल गया। संजू का कुछ हो गया तो विकेट कीपर आपके पास ऑलरेडी है ईशान किशन, कोई अभिषेक का कुछ हो गया, संजू का कुछ हो गया, तो एज एन ओपनर भी ईशान किशन आपके लिए अवेलेबल है। तो 3 विकेट कीपर का शायद मतलब नहीं बनता था, और रिंकू सिंह एज ए फिनिशर एक्सपीरियंस भी है, तो शायद इधर वो थोड़ा सा आगे निकल गया रेस पे। जितेश के लिए मैं यही कहूंगा, IPL में जाओ, अच्छा परफॉर्म करो फिर से,
और उम्मीद करता हूँ आपको फिर से मौका मिलेगा। लेकिन रिंकू सिंह भी डिजर्व करता ना यार, अगर पिछला वर्ल्ड कप उसने मिस किया बिना कोई गलती का, तो इस वर्ल्ड कप पे उसको बैक करना बनता था। ठीक है, अब अक्षर पटेल वाइस कैप्टन बन गया फिर से, जिससे मैं बहुत खुश हूं। मैं उस शायद इस T20 सीरीज में कह रहा था कि अक्षर या फिर हार्दिक में से किसी एक को वाइस कैप्टन बना दो। देखो, बनना ही था। उससे पहले भी अक्षर पटेल ही वाइस कैप्टन कर रहा था, आपने जोर जोर से गिल को फिट इन करने की कोशिश किया, नहीं हुआ, तो इट्स बैक टू अक्षर पटेल। हार्दिक पांड्या को कैप्टन से वाइस कैप्टन से कुछ नहीं चाहिए, अपना भाई ऐसे ही ठीक है, जब आएगा मारेगा। क्या खेला है कल के दिन, उस पर कभी और बात करते। ठीक है, मुझे पता है आपके दिल में और भी सवाल है कि शामी क्यों नहीं है, सिराज क्यों नहीं है, उस पर हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। पहले एक प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस इस टीम का क्या है। ओपनिंग करेंगे अभिषेक के साथ संजू सैमसन अभी के लिए। नंबर 3 पे तिलक वर्मा, 4 पे सूर्य कुमार यादव, 5 पे दुबे, 6 पे अक्षर, 7 पे हार्दिक। 5, 6, 7 ए बैटिंग ऑर्डर। कभी भी आप थोड़ा बहुत इधर उधर रोटेट कर सकते हो। अगर स्पिनर ज्यादा डाल रहे हैं तो आप दुबे को ऊपर भेज सकते हो, अगर पेसर ही डाल रहे हैं तो हार्दिक को ऊपर भेज सकते हो। एंड डिपेंडिंग ऑन ओवर्स आप इन तीनों में शफल कर सकते हो। ठीक है, 7 पे हार्दिक हो गया। 8 पे मैं रख रहा हूं रिंकू सिंह को, 9 पे वरुण चक्रवर्ती, 10 पे अर्शदीप सिंह, 11 पे जसप्रीत बुमराह। क्योंकि एक पैटर्न रहा है गंभीर और सूर्या की राह पे कि हम नंबर 8 तक बैटिंग रखते हैं, तो मैंने नंबर 8 पे रिंकू सिंह को रखा है। बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास बहुत है। हमारे पास 4 पेसर हो गया, अर्शदीप, बुमराह, हार्दिक और शिवम दुबे। हमारे पास 3 स्पिनर भी हो गया, वरुण और अक्षर, और एक अभिषेक भी 1-2 ओवर अगर ज्यादा टर्नओवर डाल सकते हो। 7 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास इस टीम में हो गया। 8 आपके पास बैटिंग ऑप्शंस भी है, व्हिच टू मी लुक्स लाइक ए वेरी गुड टीम। अगर आपको एक स्पिनर चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि फरवरी या फिर मार्च के बिगिनिंग पे ड्यू कम है, ड्यू ज्यादा है नहीं, स्पिन को रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो आप कुलदीप यादव को इस टीम में आराम से लेकर आ सकते हो। ठीक है, अगर आप कभी कभी बुमराह को रेस्ट दोगे, आप कभी कभी अर्शदीप को रेस्ट दोगे, तो हर्षित राणा इस टीम पे बिल्कुल आ सकता है, जिसको थोड़ा बहुत बैटिंग भी आता है। ठीक है, तो बाकी के जो प्लेयर्स अगर आप देखो, जो बैकअप के प्लेयर्स है, जो 4 प्लेयर्स बाहर बैठेंगे, ईशान किशन, वो संजू का भी रिप्लेसमेंट, संजू का खराब गया, कुछ हो गया हाथ पे, इंजरी हो गया, तो ईशान किशन कीपिंग भी कर लेगा, बैटिंग भी कर लेगा। अभिषेक को कुछ हो गया तो ईशान किशन उधर भी ओपनिंग कर सकता है। अगर तिलक को कुछ हो गया तो ईशान किशन नंबर 3 पे भी आके बैटिंग कर सकता है। तो ईशान किशन 3 प्लेयर को इस टीम में रिप्लेस कर सकता है आराम से। तो बैकअप के लिए ईशान किशन बहुत अच्छा है। हो सकता है ईशान किशन का जो फॉर्म है वो स्टार्ट भी करे, लेकिन अभी के लिए मैं ईशान किशन को स्टार्ट नहीं करवाऊंगा। आप कह सकते हो कि दुबे की जगह आ सकता है, लेकिन दुबे आपको बॉलिंग पे दे सकता है, और उसने बॉलिंग पे थोड़ा बहुत प्रूव करके दिखाया अपने आप को। ठीक है, अक्षर का रिप्लेसमेंट वॉशिंगटन सुंदर। आप ये 2 स्पिन ऑलराउंडर हो गया, कहीं कहीं पे भी फ्लोट हो सकते दोनों बैट्समैन। ठीक है, मानता हूँ वॉशी का बैटिंग अभी तक T20 इंटरनेशनल में इतना अच्छा उसने कुछ किया नहीं, लेकिन बॉलिंग अच्छा है, बैटिंग भी अच्छा कर सकता है। ठीक है, आपके पास एक हर्षित ने बोल दिया, आपके पास एक है ऑलराउंडर। अगर बाई चांस कुछ दुबे को हो गया, कुछ हार्दिक को हो गया, तो हर्षित शायद नंबर 8 पे आप 3 पेसर के साथ जाओगे। ठीक है, तो इस टीम में कोई भी वीकनेस नहीं है, एक सूर्या कुमार यादव को छोड़ के अभी के लिए। बस आप उम्मीद करता हूँ फॉर्म पे आ जाए। तीनों ओपनर्स आपके डिस्ट्रक्टिव है। संजू का ओपन एज एन ओपनर डिस्ट्रक्टिव टाइम चल रहा है। अभिषेक शर्मा के बोलने की कुछ बात नहीं। ईशान किशन का जो फॉर्म है इस मैच में आउटस्टैंडिंग। आपके दोनों विकेट कीपर्स बहुत अच्छे। हार्दिक जैसा ऑलराउंडर आपके पास मतलब किसी के पास है नहीं, किसी टीम के है नहीं T20 में अभी। ठीक है, आपके दोनों स्पिनर वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर है, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। आपके जो 2 पेसर है, एक शुरू में बहुत अच्छा करता है अर्शदीप सिंह, एक बुमराह डेथ पे बहुत अच्छा करता है। तो इस टीम में मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी वीकनेस नजर नहीं आ रहा है। आपके 2 फिनिशर्स हार्दिक और रिंकू, दोनों पेसर को बहुत अच्छा खेलता है, पेस के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलता है। हार्दिक स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलता है, रिंकू भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। शिवम दुबे हो गए स्पिन बेशर। एक अक्षर पटेल अगर आपके पास है तो कहीं भी फ्लोट हो सकता है, अगर विकेट इधर से उधर गिरे। मेरे हिसाब से शायद इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट T20 स्क्वाड है। कोई किसी ने कहा कि अगर आप सूर्या को बाहर करके श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना दोगे और श्रेयस को 4 पे भेजोगे, तो इससे स्ट्रांग लगेगा स्क्वाड। लेकिन अभी रखते हैं, ठीक है, श्रेयस अय्यर के लिए अभी हम वेट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पहले तो ये है, अगर भगवान चाह तो श्रेयस अय्यर इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनकर निकलेगा ODI का। ठीक है, और क्या पता अगर वाइस कैप्टन T20 स्क्वाड से ड्रॉप हो सकता है श्रेयस अय्यर कभी भी इंडिया को ODI का मेन कैप्टन भी बन सकता है। ठीक है, टाइम चेंजेस एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँ श्रेयस अय्यर ODI में बहुत अच्छा करे, और जब मौका मिलेगा T20 में जब आएगा तब भी अच्छा करेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, अभी के लिए आप सूर्य कुमार यादव को बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है शमी और सिराज पे। ठीक है, मोहम्मद शमी क्यों नहीं? मोहम्मद शमी लास्ट T20 कब खेला है? 2022 जो सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप में, जहां पे एलेक्स हिल्स और बटलर ने बहुत मारा था उनको, वो लास्ट था। उसके बाद जब इंग्लैंड आया था पिछले साल, और जब शमी ने शायद 2 ही टेस्ट T20 मैच खेला, वो इसलिए खेला था क्योंकि BCCI को, मैनेजमेंट को देखना था कि शमी का फिटनेस क्या है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिटनेस चेक करने के लिए उनको 2 मैच खिलाया गया था, वरना शमी का लास्ट सर्टिफाइड T20 मैच वो 2022 T20 वर्ल्ड कप ही था। उसको शमी ने कभी खेला ही नहीं T20। ठीक है, उसको तो उनका IPL भी बहुत ही खराब गया था, और जहां पे मुझे याद है इंग्लैंड वाला T20 से जहां पे 2 मैच खेला, उधर भी उनको इकोनॉमी 9-10 के आसपास ही था। ठीक है, आप ये सोचो शमी का जो 2 बेस्ट फॉर्मेट है ODI या फिर टेस्ट मैच, उधर उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो टेस्ट में कहां से 3-4 साल बाद अचानक आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
जहां सिराज का हो, मुझे लगता है सिराज भी शायद लास्ट T20 वर्ल्ड कप 2024 में ही खेला था, उसके बाद सिराज ने भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला है, ठीक है। जब आईपीएल में अच्छा किया पिछले सीजन, तो सिराज को उसके बाद भी T20 स्क्वाड में मौका नहीं मिला, तो अभी कहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। तो सिराज के लिए, शामी के लिए मैं यही चाहता हूँ कि दोनों का तो मेन गोल यही होना चाहिए कि अगला WTC सिराज तो खेलेगा कि WTC फाइनल खेले, अगर इंडिया पहुंच रहा है तो टेस्ट में कमबैक करे और 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप अपने गोल पे रखे। शामी के लिए मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बीसीसीआई मुझे ऐसा लगता है कि शामी की तरफ और कभी देखेगा नहीं, चाहे जितना भी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर लो, लेकिन T20 में मेरे हिसाब से ये फेयर एनफ है कि शामी का अभी जगह नहीं बन रहा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।